हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने कल आपको बताया था कि शिवांश कोचिंग क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल खुला था, आप लोगों का परिवार जो नया है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अभिषेक सर मैथ पढ़ाएंगे, सौम्यांक सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं साइंस पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग शुरू से शुरू करते हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 1, जिसको हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोगों ने पदार्थ के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो आज हम लोग जीरो से लेकर स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि पदार्थ क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऐसा कोई भी वस्तु जो स्थान को घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है यानी जिसमें भार होता है और जिसको हम लोग अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, वही पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो जैसे ज्ञान इंद्रिय क्या होता है? ज्ञान इंद्रिय मतलब जिससे हम लोग को किसी न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम लोग ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जैसे हम लोग को आंख से देखने का ज्ञान प्राप्त होता है और नाक से सूंघ के ज्ञान प्राप्त होता है, कान से सूंघ के ज्ञान सुन के ज्ञान प्राप्त होता है और स्किन से हम लोग को टच करके त्वचा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान इंद्रिय मतलब हम लोग को किसी न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि ये मार्कर है, यह भी एक प्रकार का पदार्थ है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी स्थान को घेर रहा है और इसमें भी कुछ ना कुछ भार होगा और इसको भी हम देखिए छू सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार से हम लोग इसको ज्ञान इंद्रिय से अध्ययन कर सकते हैं। क्या सिर्फ ये मार्कर ही पदार्थ है? ऐसा नहीं, ये व्हाइट बोर्ड भी पदार्थ है, ये डेस्टर भी पदार्थ ही है। ठीक, यानी हमारे आसपास यहाँ तक कि हवा, पानी और जो चीज हम लोग देख सकते हैं वो भी, और जो हम लोग नहीं देख सकते, जैसे कि हवा को हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो जहां तक कि मेरा उम्मीद है आप लोग को पदार्थ समझ में आ गया होगा। तो अब पदार्थ जो है, पदार्थ जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर के नाम से जानते हैं, पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया है। वर्गीकृत मतलब होता है बच्चा किसी चीज को क्लासिफाई करना, किसी चीज को बांटना। जैसे कि अगर हम लोग किसी फॉर्चून की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर साबुन अलग रखा रहता है, बिस्किट अलग रखा रहता है और हम लोग को तुरंत निकाल के दे देता है। क्यों? वर्गीकृत करने से हम लोग को बच्चों उसको समझने में बहुत आसानी हो जाता है। अब आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो सोचेगा नहीं, वो तुरंत अपना काम कर देगा और आपको दे देगा। यानी किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए। तो किसी भी चीज को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग वर्गीकृत कर दिए और उसको बांटा गया। तो उसी प्रकार से पदार्थ को, मैटर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था और दूसरा रासायनिक अवस्था। ठीक, तो सबसे पहले व्हाट इज अ फिजिकल स्टेट एंड व्हाट इज अ केमिकल स्टेट? क्या है भौतिक अवस्था और क्या है रासायनिक अवस्था? यदि किसी वस्तु में हम लोग उसके रासायनिक संगठन को छोड़ के केवल अगर उसके भौतिक गुण में परिवर्तन कर देते हैं तो वो उसका भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर उसके भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन और संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है तो वो उसके रासायनिक अवस्था के आधार पर परिवर्तन कहलाएगा। अब इसके बाद और एक चीज आता है, आता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा आ जाता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप मोमबत्ती जला रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो और मोमबत्ती पिघल कर मोम बन जा रहा है। आप फ्रिज में पानी रखते हैं और फ्रिज का पानी जो है वो जम करके बर्फ बन जाता है और बर्फ को बाहर निकालने पर वो फिर से पानी में परिवर्तित हो जाता है, यानी इससे किसी नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा है। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होगा, फिजिकल चेंज क्या होगा? भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं होता है और हमको पुनः वो वस्तु उसी अवस्था में प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग अगर बर्फ को पिघला के पानी बनाए तो पानी से फिर बर्फ परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वैसा परिवर्तन जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं होता है और हम लोग पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं, पुनः उसको उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है बच्चों, अभी मैंने बताया कि भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के बारे में आप लोगों ने जाना। तो भौतिक अवस्था में पता चला कि केवल उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक अवस्था में पता चला कि उसके भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी बदलाव आ जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण हो जाता है और उसको पुनः उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। आप लोगों ने बचपन में दही खाया होगा, अभी भी खा रहे होंगे। तो दही क्या है? दही बनता कैसे है? आप सभी लोगों को पता होगा कि दही दूध से बनता है।
लेकिन कुछ लोगों को पता होगा कि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिससे कि वो जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देने का काम करता है। तो देखो, दूध से आप दही बना लोगे, लेकिन दही से फिर दूध बना लोगे क्या? क्या आपने बोला हाँ? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दूध से दही तो अवश्य बना लेंगे, लेकिन फिर दही से दूध नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखो वो कमेंट सही कर रहा है। हाँ, यानी दही से दूध आप लोग नहीं बना पाएंगे। अगर दही से दूध नहीं बन रहा है, यानी एक बार अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो उसको दोबारा उसी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, और साथ ही साथ उससे किसी नए वस्तु का निर्माण भी हो जा रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, कि जैसा कि बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसमें उसको मिलाने में मदद करती है। हम लोग अभी पढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, जिसकी वजह से आप लोग का क्लास थोड़ा रुका, लेकिन हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। वो कहा जाता है ना कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, और गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं करता है, मन का विश्वास रगों में साहस होता है। चलिए इसी बात के साथ हम लोग रोकते हैं और आगे से कंटिन्यू शुरू करते हैं। हो सकता है, अब देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो आप लोग सभी लोग सुने होंगे कि पानी जो होता है वो लगभग लगभग तीनों अवस्था में पाया जाता है। जब तक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पानी किस किस अवस्था में पाया जाता है, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पानी कौन कौन से अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पानी जो है वो बर्फ जब होता है तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, नॉर्मल जब होता है तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और लेकिन उसी पानी को जब हम लोग किसी पड़ोसी के पास रख देते हैं तो वो खौल उठता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर पानी को अगर हम लोग खौलाएंगे यानी हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये द्रव और द्रव में बच्चों बहुत कंफ्यूजन रहता है, द्रव और द्रव्य में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये द्रव और ये द्रव्य है क्या? तो ये जो द्रव है इसको लिक्विड, ये लिक्विड स्टेज है, लेकिन ये जो द्रव है इसको हम लोग मैटर या पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये जो ठोस क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ, अगर आप चौक को भी तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तो चौक भी छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इतना बड़ा मकान भी अगर इसको तोड़ते जाए तो छोटे छोटे भाग में विभाजित हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज को, जैसे नमक भी है, छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, वैसे ही आप किसी भी चीज को अगर तोड़ देंगे तो अंत में आपको सूक्ष्म कण मिलेगा। तो इस सबको ये पता है कि जो पदार्थ होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? सब जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ का ही रूप ठोस, द्रव्य और गैस है, तो ये भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा, ये भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। लेकिन जो ठोस होता है उसका आकार आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा। आकार जैसा वो दिखता है, शेप, उसका शेप, और आयतन, आयतन मतलब क्या होता है बच्चों? ये आकार मतलब तो जैसा कि वो दिखता है, लेकिन आयतन क्या होता है? किसी को पता है? बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो आयतन मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रहा है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे ये मार्कर कितना स्थान घेर रहा है वो उसका आयतन कहलाएगा, ये ब्लैक बोर्ड कितना स्थान घेर रहा है वो उसका आयतन कहलाता है। तो जैसे ठोस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? डिफिनिट होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और वहीं गैस का ना आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। वहीं पर गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि सभी कण छोटे छोटे, सभी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, लेकिन वहीं पर देखिए जो ठोस का कण है वो बहुत पास पास है। वहीं पर द्रव का कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर है और गैस का कण बहुत ज्यादा दूर दूर पाया जा रहा है।
जो ठोस का कण है वो इतना पास पास है कि उसके बीच में कोई रिक्त स्थान ही नहीं पाया जा रहा है। जो ठोस का कण है वो इतना पास पास है कि उसके बीच में कोई रिक्त स्थान ही नहीं पाया जा रहा है। यानी जब भी कोई चीज पास पास रहती है बच्चों, तो उसके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं दिखता है। देखिए मेरे हाथ के बीच में कोई रिक्त स्थान दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये बहुत पास पास है। और जब कोई भी चीज बहुत पास पास होती है तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। ये देखिए, इस उंगली को आप आसानी से दूर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास पास है और इसके कणों के बीच में थोड़ी सी भी दूरी नहीं है, इसलिए इसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। यानी इसका कण बहुत पास पास है, यानी इसमें रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहीं पर आकर्षण बल इसका बहुत ज्यादा है। ठीक, लेकिन द्रव का कण बहुत पास पास तो नहीं है, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर है, इसलिए इसके में रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा है। रिक्त स्थान थोड़ा सा ठोस से क्या है, ज्यादा है। लेकिन वहीं पर आकर्षण बल की बात करें, जब रिक्त स्थान ज्यादा होगा बच्चों तो आकर्षण बल कम होता जाएगा। यानी ठोस की अपेक्षा इसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, तो ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ठोस की अपेक्षा कम हो जाएगा। और इसमें रिक्त स्थान आपको, और रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, आप पेपर में देखते हो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो इसके कणों के बीच में अगर रिक्त स्थान जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा इसका आकर्षण बल कम होता जाएगा। जितना ज्यादा रिक्त स्थान उतना कम आकर्षण बल। तो देखिए, रिक्त स्थान इसमें सबसे ज्यादा, तो आकर्षण बल इसमें सबसे कम होगा। ठीक, जो ठोस है उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी उसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे ये डस्टर है, ये सॉलिड है, ये ठोस है, इसको हम लोग और दबा नहीं सकते, और दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि और संपीड़ित करने पर ठोस टूट जाता है। भाई, जिसके बीच में जगह है उसी को ना दबा सकते हैं, लेकिन जो पहले ही से दबा है उसको और कितना दबाओगे? उसके बीच में जगह ही नहीं है भाई, इसके बीच में कोई जगह ही नहीं है, कोई रिक्त स्थान ही नहीं है, इसलिए इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कंप्रेस नहीं होता है। लेकिन वहीं पर द्रव के बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान है, इसलिए इसको और अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, और इसको सबसे ज्यादा अधिक संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। जो ठोस होता है वो कठोर अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, और जो गैस होता है वो वायु के रूप में उपस्थित होता है। अब ठोस का दो चार एग्जाम्पल, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर ठोस, जैसे कि बर्फ हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से ठोस के रूप में होता है। लेकिन द्रव के रूप में, जैसे कि तरल, जो पदार्थ तरल के रूप में पाया जाता है, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, तरल के रूप में, यानी द्रव्य का उदाहरण है। गैस क्या है? गैस जो वायु के रूप में होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस, जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एलपीजी भी ले सकते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी ये सब भी जो होता है वो गैस का रूप होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे हल्का सा, आज जान लेते हैं कि जो रासायनिक अवस्था है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक रासायनिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होगा शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है दो भागों में, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है। अशुद्ध पदार्थ को, या फिर इसको मिश्रण कह सकते हो आप सब, और मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया है, एक क्षामांगी और एक विषमांगी। ठीक, और तत्व को भी बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में।
सबसे पहले शुद्ध पदार्थ क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध होता है, जैसे शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध सोना, क्या है? नहीं, सोना शुद्ध हो सकता है लेकिन शुद्ध दूध, शुद्ध घी नहीं हो सकता है। शुद्ध पदार्थ क्या है? जो एक ही प्रकार के तत्वों के मिलने से बनता है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और अशुद्ध पदार्थ जो एक से अधिक प्रकार के तत्वों के मिलने से बनता है, वो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। इंग्लिश में तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? तत्व क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जिसको और अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, दो या दो से और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व कहलाता है। तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु, और बाकी यौगिक बन गया। जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि H2O, H2O क्या है? जल है, हाइड्रोजन एक तत्व, ऑक्सीजन एक तत्व। जब H2O को मिला दिए तो जल का निर्माण हो गया। यानी जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, अब बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ लिए हैं, और आप लोग को बता दिया जाए कि अगर समझ में आया होगा तो भी धन्यवाद, और नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा हमें क्षमा करिएगा। हम अपना जो है कि 100% देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। हो सकता है कि समझ में आया हो। तो हम आप लोगों को आज जितना बताया मैंने, उस सब का आपको जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शिवांश क्लासेस पे आपको भेज दिया जाएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा ये जो चैनल है, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और हमारे परिवार को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।